खड़े खड़े चक्कर आ जाते हैं, है ना। जब चक्कर आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए ताकि वो चक्कर वहीं के वहीं हॉल्ट हो जाए, उसी वक्त रुक जाए। तो देखिए पहले तो चक्कर क्यों आता है खड़े खड़े, ये मैंने आपको कल बताया था, है ना, कि जब हम एक पोस्चर पे खड़े रहते हैं कुछ समय तक तो धीरे धीरे हमारा ब्लड पैरों की तरफ पूल होने लगता है, नीचे जाने लगता है। यानी कि ब्रेन का ब्लड जब कम होगा एक मात्रा से ज़्यादा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कम होगा और ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे स्विच ऑफ होगी, उसमें चक्कर आके इंसान बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। ये तो एक बात। अब जैसे ही आपको पहला सेंसेशन आया कि मुझे चक्कर आ रहा है, डिजीनेस हो रहा है, उसी वक्त आपको अपना ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, हल्का सा ब्लड को सिर तक पहुंचाना है उसी वक्त। उसको पहुंचाने का तरीका क्या क्या है वो बता देता हूँ। दोनों हाथ अगर ऐसे करते हैं लाइक दिस और पैर को ऐसे करते हैं, राइट, अगर आप देख पा रहे हैं तो पैर को मोड़ दिया। जब मैंने पैर को मोड़ा तो ये जो काफ है ये इसको दबाया और ऐसे दबाया। द मोमेंट इन दिस पोस्चर, ऐसे जैसे ही आपने हुए तो उसी वक्त जो चक्कर है वो डिजीनेस है वहीं हॉल्ट होगा, ठीक है ना। तो ये तो ही एक बात। ये तब है जब आप बैठ नहीं सकते, ऐसा कोई जगह पे है जहाँ पे बैठना पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज तो चक्कर होते ही आप बैठ जाओ, ज़मीन पे बैठ जाओ, ठीक है ना, और वो बेस्ट है। अब बैठ नहीं सकते तो ये दिस इज द पोस्चर, इट विल हॉल्ट, उसी वक्त चक्कर को हॉल्ट कर देगा, ठीक है ना। तो और चक्कर आए ना, हाँ बीपी तो हाई हो सकता है किसी का, लेकिन देखिए अगर आपका फर्दर कुछ है तो उसको लिख लीजिए, इसमें तो इतना ही लिखा हुआ है तो वो पढ़ लेता हूँ, है ना, उसको पढ़। और ये हो ही ना, जैसे ये जो चक्कर आने की सिलसिला कभी हो ही ना, उसके लिए ये भी मैंने आपको बताया, लेग फिजिटिंग, आपको याद होगा। बैठे बैठे अगर पैरों को हिलाते रहेंगे तो आपकी सर्कुलेशन अच्छी रहेगी और उसमें आपकी एनर्जी लेवल भी अच्छी रहेगी। जो लोग दिन में 10 घंटे बैठे रहते हैं, जिनका जॉब ही बैठे रहने का होता है, तो उन लोगों में इस तरह की दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला किया कि लेग फिजिटिंग की आदत होगी, बैठे रहेंगे तो पैर हिलाते रहेंगे, जो जैसे कुछ लोगों की आदत होती भी है, तो बाय द एंड ऑफ द डे उनकी एनर्जी लेवल बनी रहेगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। हमें ऐसा लगेगा कि पैर हिलते रहेंगे तो हम थक जाएंगे, लेकिन पैर जब हिलेंगे तो आपकी सर्कुलेशन बढ़ेगी। एक प्राइमरी हार्ट है, ये सेकेंडरी हार्ट है, दोनों एक साथ काम करेंगे। जिस तरह से टॉर्च में 2 बैटरी होती है, उनमें से एक बैटरी से बल्ब जलेगा लेकिन वो डिम बल्ब जलेगा, दोनों बैटरी से अच्छी लाइट आती है। उसी तरह से धनवंती वर्मा है यहाँ पे पीछे, ठीक है। What to do if the child gets fever because child cannot keep the leg in hot water? अच्छा देखिए, बहुत छोटा बच्चा अगर है 1 साल 2 साल का, तो उसको आप गर्म पानी, वार्म वाटर एक टॉवल में निचोड़ के उसको आप फर्मेंटेशन कर सकते हैं। तो ये आप छोटे बच्चे के लिए कर सकते हैं। अगर कभी किसी को फीवर है तो फीवर कोई बीमारी का नाम नहीं है, फीवर तो बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है। तो हमें फीवर को कम नहीं करना है, फीवर को बढ़ाना है। अगर आप फीवर को बढ़ाएंगे तो बॉडी नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि आप ही ने बॉडी का काम कर दिया। जब बॉडी फीवर को बढ़ाती है तो बॉडी को अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब अपनी एनर्जी यूज होगी तो जाहिर सी बात है आपको कमजोरी लगेगी, है ना। और उस वक्त बॉडी नहीं चाहती कि आप किसी भी तरह से बॉडी की खपत करें एनर्जी की, तो इसीलिए उस वक्त आपका भूख प्यास, कहीं कुछ करने का मन, कुछ भी, सब कुछ नहीं। अब लगता है कहीं जाएं ना, बैठे रहें, खाएं भी ना, क्योंकि जब खाना भी खाते हैं तो इनिशियली आपकी एनर्जी खर्च होती है, फिर बाद में वो खाना कन्वर्ट होता है इनटू गिविंग यू बैक द एनर्जी, राइट। तो जो 2-3 साल के ऊपर के बच्चे हैं उनको तो उनके पैर गर्म पानी के बाल्टी में डाला जा सकता है, बट गर्म पानी का टेम्परेचर कम होगा, 38 डिग्री 39 डिग्री इतना ही होगा। लेकिन जो उससे बड़े लोग हैं तो 40 डिग्री, 15 साल से ऊपर है तो 42 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप फीवर में बॉडी को गर्मी देते हैं तो फीवर आधे घंटे में कम हो जाता है। फीवर से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फीवर में अगर आप पैरासीटामोल देते हैं घबरा के तो जाके हमें दिक्कत आती है। पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, मैंने आपको सारे रिसर्च पेपर दिए भी थे। तो कंक्लूसिवली यही करते हैं हम, इस हॉस्पिटल में भी यही करते हैं कि बाल्टी में गर्म पानी लेते हैं, चेयर पे बंदे को बिठा दिया और दोनों पैर पानी के अंदर, और ऐसा आधे घंटे तक बैठना है। आधे घंटे के बाद टेम्परेचर आधा डिग्री और बढ़ेगा
और उसके आधे घंटे बाद टेम्परेचर टुवर्ड्स द नॉर्मल होने लगेगा। इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर याद रखिए, जितने भी वायरस हैं वो 40 डिग्री सेल्सियस में जिंदा नहीं रहते, इनएक्टिव हो जाते हैं। द वायरस डाई एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो आपने वही टेम्परेचर मेंटेन कर दिया थोड़ी देर के लिए, राइट। ऊपर से पैर अगर पानी के अंदर है तो आपका जो ब्लड वेसल है काफ मसल्स का वो डायलेट होता है, आपकी सर्कुलेशन बढ़ती है, तो इससे जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से गायब हो जाता है। प्रमोद कुमार, विच थेरेपी शुड बी टेकन टू रिवर्स वीक ब्लैडर एंड इंक्रीज द यूरिन फ्लो? उसके लिए कोई अलग थेरेपी, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। 3 ही मेडिसिन है, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन एंड 0 वोल्ट मेडिसिन। जब आप ये करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी प्लास्टिक से इलास्टिक होने लगेगी। जब बॉडी इलास्टिक होने लगेगी तो वीक ब्लैडर जो है वो भी ठीक होने लगेगा। आपको कैसे पता चलेगा? आपकी यूरिन फ्लो अच्छी हो जाएगी तो समझ जाएंगे कि भाई ये ठीक हो रहा है। तो उसके लिए कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी से होगा। हमें टारगेट, ऑर्गन टारगेट जरूरत नहीं, ओवरऑल आपको करना है, जो कि हम यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से कर ही रहे हैं। डॉक्टर MP सिंह है ना, लेफ्ट साइड हर्निया ऑपरेशन हुआ और पहले राइट साइड हर्निया ऑपरेशन हो गया, कृपया करके बताएं क्या करना है। देखिए, पहली बात तो ऑपरेशन ना कराएं। ऑपरेशन बार बार करते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी, चाहे वो सर्जरी ट्यूमर की हो, हर्निया की हो, स्टोन की हो। जब भी आप सर्जरी कराते हैं तो वो कुछ ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल से बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए ये आपका हर्निया है या ये ट्यूमर है या ये सिस्ट है, राइट, ये स्टोन है, इसको ट्यूमर मान लीजिए। अब डॉक्टर बोलता है देखो ये ट्यूमर है, आपको भी दिख रहा है इतना साइज का ट्यूमर है, तो डॉक्टर बोलता है ऐसा करता हूँ उसको काट देता हूँ। अब ये काट दिया, अब कुछ दिन बाद जब दोबारा आएंगे तो क्या देखेंगे आप? दोबारा से पेड़ उग जाएगा ना। अच्छा, कितनी बार काटने की जरूरत पड़ेगी? जितनी बार आप काटेंगे उतनी बार पेड़ उगेगा, है ना। डॉक्टर बोलेगा दोबारा आ गया, दोबारा काट देते हैं, है ना। तो ट्यूमर को कभी भी सर्जरी से, हर्निया को, सिस्ट को, किसी भी तरह का आउटग्रोथ को सर्जरी से हमें नहीं निकालना चाहिए। सर्जरी से निकालने का मतलब कि आप ऊपर से उसको काट रहे हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल कॉज है वो खुराक, वो तो नीचे है ही है, दोबारा बन जाएगा, वो बनता ही है, आप देखते ही हैं। लेकिन सर्जरी का एक साइड इफेक्ट भी है। जब बार बार सर्जरी होती है, मैंने कल आपको समझाया था, तो ब्रेन इनिशिएट अ हीलिंग प्रोसेस विच नेवर स्टॉप्स, यानी कि तब वो कैंसर होता है। रिपीटेड सर्जरी कॉजेज कैंसर। इसके सारे एविडेंसेस मैंने कल आपको किताब में दे दिए थे, द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। सो सर्जरी से हमें बचना होगा। अब करना क्या होगा, फिर सवाल ये भी है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि ये सब खत्म हो जाए, ये पूरा खत्म हो जाए, तो क्या करना होगा? अगर नीचे का सोर्स मैं हटा दूं, अब कुछ दिन बाद आएंगे तो क्या ये मिलेगा? सूख जाएगा, झड़ जाएगा, है कि नहीं, राइट। तो ये जो खुराक है, जिस खुराक की वजह से ये ग्रो हो रहा है, राइट, जिस खुराक की वजह से ट्यूमर ग्रो हो रहा है, जिस एनवायरमेंट की वजह से ट्यूमर ग्रो हो रहा है, उस एनवायरमेंट को मैंने हटा दिया इससे, तो जो ट्यूमर है इट विल डाई इट्स ओन डेथ। तो कल मैंने आपको इसी समय समझाया था कि ये रहा एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में ट्यूमर ग्रो हो सकता है, राइट। दिस इज वन ऑफ द थिंग। सेकेंड एनवायरमेंट इज द काइंड ऑफ फूड जो हम नॉर्मली खाते हैं, राइट, इंडियन स्टैंडर्ड डाइट। हालांकि रोटी सब्जी दाल चावल सब इसको, दूध, राइट, दही, सब इसको ठीक ही मानते हैं कि ये तो बड़ा हेल्दी है। जिस भी देश में जो भी इंसान बचपन से खाता आया है उसको वो हेल्दी ही मानता है, क्योंकि वो उसको वैसा ही देखता है। अगर आप थाईलैंड में जाएंगे, वहां पे बहुत ही प्रचलन है कॉकरोच को फ्राई करके खाना। उनको वो नॉर्मली लगता है क्योंकि उन्होंने देखा ही वो है, राइट। लेकिन अगर वो सब खा के अगर सब कुछ ठीक रहे, हेल्दी रहते, तो बात बनती है ना। तो नॉर्मल क्या है? जो कुदरत ने बनाया है, द काइंड ऑफ डाइट, DIP डाइट जो आप ले रहे हैं यहाँ पे, वो नॉर्मल है।